जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्पेशल शिक्षक भर्ती बैच से जुड़े हुए सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप हमसे बने रहें। इसके लिए आज अभी से जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप जो है समय पर हमारे वीडियो आपको मिलते रहे और अपना तैयारी बेहतर। सेक्शन के अंतर्गत भारत का संविधान क्या होता है, भारत के संविधान, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा हमें, और साथ साथ संविधान का अर्थ ही क्या है। तो संविधान का अगर हम अर्थ समझें तो संविधान शब्द जो बना हुआ है सम प्लस विधान से बने हुए हैं। सम प्लस विधान अर्थात एक ऐसी विधान, एक ऐसी कानून जो सभी के लिए एक समान है, सबके लिए समानता के प्रभाव प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं संविधान। संविधान जो है किसी भी देश के लिए बहुत ही अनिवार्य अंग माने जा सकते हैं, उस देश के हृदय आत्मा माने जा सकते हैं, क्योंकि संविधान से ही उस देश के नागरिक, उस देश के राजनीतिक, उस देश के शासन प्रणाली सभी संचालित होते हैं। संविधान से जो है पूरे के पूरे सत्ता का निर्माण होता है, चाहे आपके सरकार की बात है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या कहे संसद, जितने भी चीजें हैं उससे जो है संविधान से ही निर्मित होते हैं। उनके प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से रहते हैं। जैसे भारत एक सबसे बड़ा आज की स्थिति में लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र जो है मजबूत करने में भारत के संविधान का महत्वपूर्ण योगदान आता है और संविधान से ही देश चलता है, न कि किसी भी प्रकार के अन्य चीजों से। तो यहाँ पर हमारे पास जो आज की स्थिति में है वो चलने वाला है, देश सत्ता किससे चलता है तो भारत के संविधान से। आज जब हम लोकतांत्रिक देश के रूप में निर्मित हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में राजतंत्र सत्ता चलते थे। राजतंत्र से जो है कैसे हम लोकतंत्र गणतंत्र की ओर बढ़े हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र की ओर बढ़े हैं। इसी चीज को हम संविधान के फर्स्ट क्लास आज की इस क्लास में समझेंगे, कैसे जो है संविधान का जो है पृष्ठभूमि रखा गया, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहता है आपसे। तो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने से पहले कुछ चीजें और भी समझिएगा, ठीक है। तो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आता है। संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने से पहले हमें कुछ व्यापारिक कंपनी के बारे में समझना होगा। भारत में जो है 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के कह सकते हैं उत्तरार्ध के अंतर्गत अन्य बहुत सारे यूरोपीय कंट्री भारत में आने लगे, जिनमें एक मुख्य रूप से एक नाम आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है सन 1600 ईस्वी में कंपनी बनाता है। ब्रिटेन के अंतर्गत मर्चेंटस नामक एक कंपनी था 1600 ईस्वी में, जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम का नाम आता है। एलिजाबेथ प्रथम ने उसे 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अनुमति दिया कि आप जो है पूर्वी देशों की ओर जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो पूर्वी देशों में आप व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के अनुमति पत्र दिए गए। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, आज की स्थिति में हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहते हैं, मर्चेंटस को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे मर्चेंटस कंपनी आप कह सकते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके मुख्य रूप से आधिकारिक व्यक्ति कौन थे जो पहली बार भारत आए थे। तो आधिकारिक रूप से भारत आने वाले जो व्यक्ति में नाम आता है वह नाम है विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे ये भारत पहुंचे सन 1608 में, और इन्होंने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए जहांगीर, उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे, जहांगीर के दरबार में इन्होंने जो है हाजिर अपने आप को उपस्थिति किया कि मुझे जो है व्यापारिक अनुमति दिया जाए, हमारे ये कंपनी है, हमें पूर्वी देशों से व्यापार करना है, तो हमें व्यापारिक अनुमति प्राप्त जो है दिया जाए, यहाँ पर भारत में हम व्यापार करना चाहते हैं। इस प्रकार के मांग को लेकर ये आगे आए। उसके बाद व्यापारिक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गया, एक कंपनी जो व्यापार करने आए थे और व्यापार से कैसे सत्ता का मुख्य रूप से केंद्र बन गया, कैसे ब्रिटेन जो है कंपनी के हाथों से बाद में सत्ता छीन लिए, इन सबको चलिए पूर्ण डिटेल से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था, सन 1757 और 1764 के युद्ध के अंतर्गत उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल की दीवानी राजस्व प्राप्त कर लेता है।
बंगाल के दीवानी राजस्व प्राप्त करने के पश्चात ही ब्रिटेन के द्वारा कुछ कदम उठाए जाते हैं और वहीं से जो है चीजें प्रारंभ होते हैं। तो ब्रिटेन के कदम अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन के कदम को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत दो प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन दो भागों में अगर हम विभाजित करेंगे तो सबसे पहले आएगा कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, कौन सी कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक आएगा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, शासन तो यहां पर भी था ब्रिटेन का, यहां पर भी थे, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं था। यहां पर डायरेक्ट जो है ब्रिटिश रूल यहां पर चालू हो गए, तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन हम कह सकते हैं दो भागों में से हम विभाजित कर सकते हैं। तो कंपनी की शासन जो चला था सन 1773 से आप कह सकते हैं 1858 तक। ये कब? 2 अगस्त तक, 2 अगस्त 1858 तक ये चले थे। फिर 2 अगस्त 1858 का जो एक्ट आता है भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके तहत जो है डायरेक्ट ब्रिटिश रूल भारत में लागू हो गया। उसे हम डाल देंगे यहाँ पर। तो 1858 से सीधा सीधा हमें आजादी तक के 1947 तक आप कह सकते हैं डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित रहे। इस दौरान ब्रिटिश शासन के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा जो है कंपनी पर चाहे नियंत्रण करना हो, चाहे भारत पर प्रत्यक्ष जब शासन कर रहे थे तो उस पर जो है शासन प्रणाली में सुधार करना हो, उसके लिए ब्रिटेन के द्वारा अलग अलग नियम कानून लाए जाते थे। इन अलग अलग नियम कानून के तहत अगर आप देखेंगे तो कंपनी के शासन के तहत जो लाए गए उनमें से आता है कुछ नाम रेगुलेटिंग एक्ट, जो प्रमुख है आपको याद रखना है। सभी जो है इसे आप लोग अपना अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे, ताकि एक अच्छा नोट्स आपके पास रहेगा तो एग्जाम के टाइम या अभी जो है जितने भी चीजें आप पढ़ेंगे इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। तो क्लास का जितने भी चीजें मैं बताऊंगा उस सबको आपको एक अच्छे से नोट्स बना लेंगे। तो आप संविधान का कॉपी खरीद लें और एक अच्छा सा नोट्स अपना तैयार कर लें, उनमें सब कुछ जो है ये चीजें आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर कंपनी के शासन के तहत क्या हो रहे थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ये आया गया, कब लाए गए? तो सन 1773 में लाया गया। फिर लाता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था सन 1784 में लाए गए थे। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट के नाम से आते हैं। चार्टर एक्ट हर 20 वर्ष में लाए जाते थे, लेकिन आपको चार्टर एक्ट को जो है ये कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लाए जाते थे, प्रशासनिक सुधारों के लिए लाए जाते थे। तो चार्टर एक्ट जो है हर 20 वर्ष में लागू किए जाते, नए नई चीजें ऐड किए जाते थे। तो चार्टर एक्ट के माध्यम से आपको 3 चार्टर एक्ट जरूर याद रखना है। चार्टर एक्ट क्रमांक फर्स्ट आपको याद रखना है 1813 का, चार्टर एक्ट क्रमांक याद रखना है 1833 का, 33 का, और चार्टर एक्ट क्रमांक याद रखना है 1853 का। ये तीनों चार्टर एक्ट आपको याद रखेंगे और तीनों चार्टर एक्ट के विशेषता भी हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत अगर हम कहें तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम कब कब आए? भारत सरकार अधिनियम तो 1858 में। ये कहे एक ऐसा एक्ट था जो प्रथम स्वतंत्रता जो क्रांति हम कहते हैं सन 1857 की क्रांति, उसके पश्चात ये लाया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। फिर इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ये काउंसिल में सुधार के लिए था। भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया और भारतीय परिषद अधिनियम में आपको 3 कम से कम पढ़ लेना है। 3 कौन कौन से है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पढ़ना है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। ये आपके भारतीय परिषद अधिनियम के तहत लाया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत लाए गए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लाया गया, भारत सरकार अधिनियम लाए गए और भारत सरकार अधिनियम इसमें फिर से 2 आपको पढ़ना रहेगा, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कौन कौन से 2 आपको पढ़ने हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इंडियन कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्ट था और ये इंडियन काउंसिल एक्ट थे। तो यहाँ पर तीनों में इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल में सुधार करने का प्रयास था और ये सीधे सीधे सरकार के चीजें पर प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक सुधार की मांग के रूप में थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अब एक एक करके जो है हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम कंबाइन रूप से ले लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट
इसके अतिरिक्त समझेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को, दोनों को हम एक साथ समझेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट कब आए थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ब्रिटेन के द्वारा सन 1773 में, और पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए गए थे सन 1784 में। ये दोनों ही एक्ट जो है प्रारंभ काल में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से ये बनाए गए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इनका उद्देश्य क्या थे। हमने बताया इससे पहले कि ब्रिटेन जो है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, और व्यापारिक कंपनी के रूप में कैसे जो है सत्ता का केंद्र बन गया, ये संपूर्ण जो है ब्रिटेन के एक प्रकार के औपनिवेशिक बनने की शक्ति के रूप में था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इनके उद्देश्य को समझते हैं, ऐसा क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर प्रथम नियंत्रण थे, पहली बार जो है कदम उठाया गया था, तो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए उठाया गया पहला कदम है, इसे नोट कर लेंगे। कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए उठाया गया पहला कदम, उठाया गया प्रथम कदम थे उद्देश्य के रूप में। प्रथम कदम था किसके, ब्रिटेन के। तो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए उठाया गया फर्स्ट कदम थे। इसके बाद इस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्देश्य जो हो गया था पूर्ण नियंत्रण थे, कंपनी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया गया था, पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा गया। और कुछ उद्देश्य में अगर हम देखें तो कंपनी के कार्यों में जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे उसको मान्यता दिया गया। तो कंपनी के राजनैतिक तथा प्रशासनिक, कंपनी के राजनैतिक तथा प्रशासनिक कार्यों की मान्यता, कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान किए गए। कब, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसके पश्चात अगर हम देखें तो कंपनी पर पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या किए गए थे। तो इस समय कंपनी जो है केवल वाणिज्यिक और व्यापारिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे और एक साथ कार्य करते थे। इन कार्यों के लिए जरूर जो है बाद में गवर्नर बॉडी बनाए गए थे कंपनी का, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, 1773 में बने। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को अलग अलग कर दिए गए। तो एक उद्देश्य ये हो सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी के जो है, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, या कहें राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिए गए। तो कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग करना, कार्यों को अलग किया गया, अलग अलग कर दिए गए। तो कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग विभाजन कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। यहाँ पर इसके बाद सरकार की अगर हम भूमिका देखें, नियंत्रण की बात करें, तो नियंत्रण और सरकार की भूमिका दोनों में, नियंत्रण एवं सरकार का भूमिका में, सरकार का भूमिका, तो यहाँ पर नियंत्रण कम थे और यहाँ जो है ये सख्त होते गए, अधिक बढ़ता गया। नियंत्रण जो है ब्रिटेन का सख्त होते गए और बढ़ते गए, और सरकार की भूमिका कहीं ना कहीं इसमें बहुत सीमित मात्रा में था, बहुत ही कम मात्रा में। मुख्य रूप से जो कंपनी का प्रधान थे, के प्रधान थे, सत्ता का प्रधान था, वो कौन थे, कंपनी थे। तो कंपनी इसके प्रधान रहे। लेकिन यहाँ पर नियंत्रण सरकार की भूमिका में अगर हम देखें तो ड्वेल जो है कंट्रोल बन गए थे, डबल कंट्रोल यहाँ पर स्थापित हो रहे थे। तो यहाँ पर डबल कंट्रोल अगर हम कहें, ड्वेल कंट्रोल स्थापित हो गया। अर्थात हिंदी में अगर हम कहें तो द्वैध शासन और द्वैध शासन प्रणाली, एक और चीजें आता है ना, याद रखना इसमें, द्वैध शासन और द्वैध शासन प्रणाली दोनों में फर्क है। यहाँ पर द्वैध शासन का अर्थ है शासन जो व्यवस्था है कंपनी का तथा ब्रिटेन का, दोनों का जो है मिला जुला रूप यहाँ पर बन गए थे। तो द्वैध शासन किसके किसके, कंपनी प्लस ब्रिटेन, कंपनी प्लस ब्रिटेन का दोनों का शासन हो गया। यहाँ पर प्रधान कौन थे, तो केवल कंपनी था। यहाँ पर कौन हो गए, तो डबल कंट्रोल हुआ, कंपनी और ब्रिटेन के कंट्रोल हो गए। और यहाँ पर पहली बार एक ऐसा कंट्रोल बना रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी जगह या दीवानी राजस्व प्राप्त किया गया था, जो स्थान प्राप्त किए गए थे, उसे कहा गया कि ये ब्रिटेन अधिपत्य का क्षेत्र होगा, ये हमारा क्षेत्र है, ब्रिटेन का क्षेत्र है। जबकि कंपनी ने जो है उसे अपने नियंत्रण में लेकर रखा था, उसे ही जो है ब्रिटेन ने कहा कि कंपनी के अधीन अधिपत्य क्षेत्र, कंपनी के अधीन क्षेत्र किसके रहेंगे, तो कंपनी के अधीन क्षेत्र जो होगा ये ब्रिटेन के होंगे, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा, ब्रिटिश अधिपत्य
क्षेत्र। तो ये पहली बार था जब भारतीय भूमि को कहा गया कि ब्रिटेन का आधिपत्य क्षेत्र है, ब्रिटेन की हिस्सा है, ये कहा गया। इसके पश्चात अगर हम कुछ मुख्य प्रावधान का जिक्र करें तो मुख्य प्रावधान में सबसे पहले इसमें हम कहें तो मुख्य प्रावधान के अंतर्गत आप याद रख सकते हैं बंगाल के जो है गवर्नर, जो गवर्नर बॉडी थे कंपनी के, उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल, एक शब्द जुड़ा हुआ है जनरल शब्द। तो जनरल क्या होता है? जनरल अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण प्रकार के जानकारी रखता है, काम करता है, चाहे वाणिज्यिक काम हो, राजनीतिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो। जैसे हम जनरल दुकान पर जाते हैं, जनरल शॉप पर, तो हम क्या सोचते हैं कि जनरल शॉप में हर प्रकार की चीजें मिल जाएगा, चाहे आप राशन सामग्री की बात करें या बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सामग्री, हम यही सोचते हैं कि जनरल में लगभग हर प्रकार की चीजें हम उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त जनरल मैनेजर जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए किसी ऑफिस में जाते हैं, हम कहते हैं जनरल मैनेजर कहाँ है। जनरल मैनेजर का अर्थ क्या है कि वो कंपनी के हर एक प्रकार की चीजों को जानता है और उसको नियुक्ति है, किसका नियुक्ति हुआ है, किसको जो है रिटायरमेंट किए गए हैं, किसका कितना पद बचा है, सब कुछ की जानकारी जनरल मैनेजर को होते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया, कंपनी के जो गवर्नर है उसको कहा गया कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया किस एक्ट के माध्यम से? तो पहला ही कदम थे जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाए गए। तो गवर्नर जनरल का पद बन गया। ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सन 1774 में कलकत्ता में इस बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहें या कहें उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की गठन किए गए कहाँ? कलकत्ता में सन 1774 में, 74 में। तो उच्चतम न्यायालय के गठन किया गया। इसके चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो इसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, तो याद रखना इसे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे नोट कर लेंगे, एलिजा इम्पे, ये था एलिजा इम्पे। इसके बाद एक और चीजें यहाँ पर थे जो कंपनी के गवर्निंग बॉडी के रूप में काम कर रहे थे, वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। निदेशक कोर्ट का गठन किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। निदेशक कोर्ट का गठन किए गए। इनका काम था, निदेशक कोर्ट का काम थे कि कंपनी के जो कार्य है उनको देखरेख करना, कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये सब जो है काम हो रहे थे किसके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। तो ये कुछ प्रावधान थे सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जोड़े गए जो कंपनी पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर चुके थे। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के अगर मुख्य प्रावधानों में देखें तो इस समय कंपनी के जो राजनीतिक कार्य है अलग कर दिया गया। अब वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिए गए। गवर्नर जनरल के अधीन पहले सभी थे, कंपनी के गवर्नर जनरल के अधीन, और उसके अंतर्गत काम करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है बनाए गए थे। अब यहाँ पर कंपनी के राजनीतिक कार्य पर नियंत्रण करने के लिए एक ऐसा दौर था कि पिट्स इंडिया एक्ट पूर्ण रूप से नियंत्रण करने चाह रहे थे। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के लिए, राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण करने के लिए, राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण करने के लिए, राजनीतिक कार्यों को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंपॉर्टेंट है, आता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का या कहें नियंत्रण मंडल का गठन किए गए, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किए गए थे? कौन से एक्ट के माध्यम से किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड का गठन किए गए पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के माध्यम से। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट को तो मैंने कहा था कि जो कंपनी है उसके अधीन सन 1773 से लेकर 2 अगस्त 1858 तक सत्ता रहा भारत का, और भारत का जो है पूर्ण रूप से सत्ता का केंद्र कंपनी के अधीन चलते रहे। तो सन 1773 में तो हमने देखे अभी जस्ट कौन कौन से, सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 74 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब समझेंगे चार्टर एक्ट।
तो चार्टर एक्ट के नाम से हर 20 वर्ष में ब्रिटेन के द्वारा चार्टर एक्ट लाए जाते थे, जो कंपनी के कार्यों को सुधार करने के लिए होता था और कुछ कुछ चीजें परिवर्तन करने के लिए होते थे। तो चार्टर एक्ट के नाम से आपको 3 चार्टर एक्ट याद रखना है। ये 3 चार्टर एक्ट कौन कौन से याद रखना है? तो चार्टर एक्ट क्रमांक 1813, चार्टर एक्ट 1813 याद रखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 याद रखना, फिर याद रखेंगे चार्टर एक्ट 1853। तीनों को हम एक साथ देखते हैं, इसके तुलनात्मक चीजें समझेंगे ताकि आपको चीजें आसान भाषा में समझ आ सके। अन्यथा जो है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन देखिए यहाँ पर हो क्या रहे थे। तो चार्टर एक्ट के माध्यम से अगर हम देखें तो इनका मुख्य रूप से उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य चार्टर एक्ट 1813 का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या थे? तो व्यापारिक कार्यों को जो है परिवर्तन करने का इनका मुख्य उद्देश्य था चार्टर एक्ट 1813 का। तो यहाँ पर व्यापारिक व्यापारिक कार्यों के संबंध में, व्यापारिक कार्यों के संबंध में यहाँ पर ये लाए गए थे चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 ये लाया गया था प्रशासनिक नियंत्रण पर। प्रशासनिक नियंत्रण, इनका उद्देश्य थे प्रशासनिक नियंत्रण, और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एकाधिकार करने का प्रयास किए गए थे पूरे भारत को। अभी बताएंगे, पूरे भारत को जब एकाधिकार किया गया तो भारत का गवर्नर जनरल का पद भी बनाए गए थे, और यहाँ पर था प्रशासनिक सुधार करना, प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार की चीजें थे चार्टर एक्ट 1853 में, प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार का कार्य होना था। तो उद्देश्य व्यापारिक कार्यों के संबंध में थे, प्रशासनिक नियंत्रण था और प्रशासनिक सुधार थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यापारिक कार्यों के संबंध में क्या हुए? तो व्यापारिक कार्य के संबंध में भारत के साथ व्यापार का अगर आप बात करें जैसे उद्देश्य में, तो व्यापार के उद्देश्य में भारत के साथ व्यापार खत्म हो गया। भारत के साथ व्यापार यहाँ पर क्लोज कर दिए गए कि हम भारत के साथ व्यापार अब कंपनी नहीं करेगा, केवल चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। तो यहाँ पर चीन के व्यापार को अगर छोड़ दिया जाए, चीन के व्यापार को, तो व्यापार जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर भारत में प्रतिबंध कर दिया गया, मना कर दिए गए। तो भारत में जो है व्यापार नहीं करेंगे, ये किस एक्ट के या किस चार्टर एक्ट के माध्यम से आता है? तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से जो है व्यापारिक कार्यों को क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिए गए थे। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 में अगर देखें तो पूर्ण रूप से व्यापार बंद हो गया, पूर्ण रूप से बंद, पूर्ण रूप से अर्थात चीन के साथ भी बंद, चीन के साथ भी बंद, जो है पूर्ण रूप से व्यापार बंद हो गए, चीन के साथ भी व्यापार करना बंद कर दिए गए। और उद्देश्य क्या हो गया? केवल शासन। यहाँ पर उद्देश्य हो गए केवल शासन करना, किस पर? तो भारत पर, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। इसके पश्चात चार्टर एक्ट 1853 के अगर हम कुछ उद्देश्यों में देखें तो यहाँ पर भी थे केवल शासन करना, केवल शासन ही मुख्य रूप से उद्देश्य हो चुके थे। तो ये था व्यापार से रिलेटेड। इसके पश्चात अगर हम देखें कि चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या कुछ मुख्य प्रावधान रहे, मुख्य चीजें क्या हुए? तो मुख्य प्रावधान की अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1813 का, तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को जो है शिक्षा की व्यवस्था किया गया, और ईसाई मिशनरियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के तहत 1 लाख रुपए बजट रखे गए कि कंपनी के जो आमदनी होगा उसमें टोटल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से शिक्षा पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, ईसाई मिशनरियों को जो है शिक्षा पर खर्च करने के लिए कितना? 1 लाख रुपए का बजट रखा गया। तो 1 लाख रुपए का बजट, 1 लाख रुपए का बजट रखेंगे कि कंपनी का जो भी आय होगा उनमें से 1 लाख रुपए शिक्षा पर क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो ये प्रावधान इसके तहत मुख्य रूप से आता है। फिर चार्टर एक्ट 1833 के तहत अगर हम मुख्य प्रावधान की जिक्र करें तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या हो रहे थे? तो संपूर्ण भारत के लिए
देखो इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को सन चार्टर एक्ट 1833 में समाप्त कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 में जब ये समाप्त हुए तो इसके लिए बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का पद था, इसको समाप्त करके एक नई पद बनाया गया। और वह पद कौन सा है? यह पद थे भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए, भारत का गवर्नर जनरल बना। और ऐसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यहाँ पर अगर हम देखें इसके कुछ मुख्य प्रावधान में, तो चार्टर एक्ट 1853 के मुख्य प्रावधान था संसदीय व्यवस्था। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था या केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का नींव रखे गए थे। केंद्रीय विधान परिषद, तो इसे आप नोट कर लेंगे, केंद्रीय विधान परिषद। इंपॉर्टेंट है कि भारत में संसदीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुए थे या केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से केंद्रीय व्यवस्था का गठन किए गए थे। इसके पश्चात चार्टर एक्ट 1833 में कुछ और भी परिवर्तन रहे, जैसे कि चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग, तो पहला विधि आयोग का गठन किए गए 1834 में। और ऐसे पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था, गठन किए गए थे। इसके पश्चात अगर इसमें कुछ प्रावधान में देखें तो ओपन खुली भर्ती परीक्षा आईसीएस का जो है प्रारंभ किए थे कि आईसीएस इंडियन जो सिविल सर्विस होगा इसके प्रारंभ किया जाए। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से वो भी ओपन परीक्षा, खुली परीक्षा जो है आयोजन प्रारंभ किया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 का व्यापारिक कार्य के संबंध में उद्देश्य थे, प्रशासनिक नियंत्रण करना था और इसका प्रशासनिक सुधार करने थे। तो प्रशासनिक नियंत्रण में कैसे? तो बंगाल के जो गवर्नर थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और यहाँ पर क्या हो रहे थे? तो व्यापार भारत के साथ बंद कर दिए गए, क्लोज कर दिए गए। फिर चीन के साथ व्यापार क्लोज कर दिया गया। और इनमें मुख्य रूप से उद्देश्य क्या हो गए थे? केवल शासन करना, केवल शासन करेंगे, व्यापार हम नहीं करेंगे। अब मुखिया बन बैठे तो व्यापार कहाँ से करेंगे? ये चीजें हो रहे थे। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853 इसे नोट करके अच्छे से पढ़ लें और देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम का अभाव है, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। यहाँ पर हम एक एक के माध्यम से आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 ये था ब्रिटिश आधिपत्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि संवैधानिक पृष्ठभूमि को हम दो भागों में बांटेंगे। एक इस कंपनी के अधीन क्षेत्र जो कब से कब तक चले थे? तो कंपनी के अधीन क्षेत्र 1773 से लेकर हमने देखा 1858 2 अगस्त तक की, क्योंकि 1858 2 अगस्त को कंपनी के जो है चीजों को समाप्त कर दिया गया था, डायरेक्ट कंट्रोल हो गए थे ब्रिटेन में। तो यहाँ पर सन 1773 से 1858, तो 1858 जो है अंतिम क्लोजिंग एक्ट था और ये किस में आ जाएंगे? डायरेक्ट सत्ता में आ जाएगा, डायरेक्ट शासन में आ जाएंगे, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली में आ जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 2 अगस्त 1858 का दिन जब इसे पारित किया गया था, तो इसी के साथ कंपनी के जो सत्ता था, जो उनके अधीन शासन चल रहे थे, वो समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर समाप्ति के पीछे कारण क्या थे? इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, एक्टिविटीज थे, जैसे कि सन 1857 की क्रांति। 1857 के क्रांति के पश्चात लोग जो है कंपनी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्से में भरे पड़े थे। तो इसलिए कंपनी की सत्ता को हटाकर नई सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे और लोगों से अपील भी किया गया था कि हम आपके जीवन को अच्छे करेंगे और ये जो चीजें हैं हम डायरेक्ट शासन स्थापित करेंगे, ब्रिटेन जो है आपके लिए सुधार कार्य करेगा। तो यहाँ पर 2 अगस्त 1858 को जो है ब्रिटिश कंपनी जो है समाप्त हो गया, कंपनी समाप्त। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है समाप्त हो गए और सत्ता किसके अधीन चला गया? तो भारत की जो सत्ता है वो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष महारानी विक्टोरिया के अधीन चले गए। ब्रिटेन के महारानी, इस समय महारानी कौन थे? विक्टोरिया थे। तो महारानी विक्टोरिया के अधीन सत्ता चला गया और इसी के साथ भारत में जो है प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता प्रारंभ हो गए। इससे पहले कंपनी के माध्यम से शासन चलता था, अब जो है डायरेक्ट ब्रिटेन के शासन व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हो गए। तो जब डायरेक्ट शासन व्यवस्था प्रारंभ हुए तो कंपनी के जो निदेशक कोड थे, निदेशक कोड बना के रखे थे कंपनी ने। निदेशक कोड कब बनाया था? सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो बना के रखे थे नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। इनको दोनों को समाप्त कर दिया गया, यहां से भंग हो गए। अर्थात जो कंपनी के ड्वेल शासन प्रणाली चलता था, डबल कंट्रोलर इकाई होते थे, किसमें? नियंत्रण बोर्ड या कहे पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो डबल कंट्रोल इकाई बनाया गया था, जिनमें कंपनी का शासन और किसके शासन हुआ करते थे? ब्रिटेन का। मतलब दोनों को जो है मिलजुल कर शासन चलाते थे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कंपनी को समाप्त कर दिया गया, डिलीट हो गया कंपनी। बचा कौन? तो केवल ब्रिटेन। मुख्य रूप से ब्रिटेन का जो है सत्ता कब प्रारंभ हुए? तो सन 1858 के एक्ट के माध्यम से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस बार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। उनको चलाने के लिए जो जो चीजें बनाए गए थे, जैसे निदेशक कोड, नियंत्रण बोर्ड और द्वैध शासन, यहाँ पर द्वैध शासन भी था। द्वैध शासन प्रणाली नहीं ना, द्वैध शासन मतलब ऐसी शासन जिसमें दो लोगों की शासन चलते थे, कंपनी का भी और ब्रिटेन का भी। इसमें कंट्रोलर इकाई होते थे ब्रिटेन। तो यहाँ पर द्वैध शासन या कहे कंपनी और ब्रिटेन के जो है, इसमें से कंपनी समाप्त हो गया और बच गया ब्रिटेन। तो स्पष्ट रूप से ब्रिटेन का सत्ता यहाँ स्थापित हो गए। इसके पश्चात लंदन में जो है इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। लंदन के अंतर्गत इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। साथ साथ भारत के सचिव का पद बनाए गए। इंडियन काउंसिल का गठन और भारत का सचिव का पद जो है बनाए गए। इसमें 15 सदस्य होते थे, तो भारत के सचिव का पद बनाया गया। साथ साथ कंपनी के अंतर्गत जो अब तक चले आ रहे थे, जैसे कि भारत के गवर्नर जनरल का पद कब बनाए गए थे? सन 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। उस गवर्नर जनरल के पद को भी डिलीट करके एक नई नाम के साथ उसको प्रस्तुत किया गया और वह था भारत के वायसराय। तो एक नई पद यहाँ पर गठन किया गया, इसको लिख लेंगे। नई पद का गठन हुए, कौन से? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, भारत के वायसराय का पद गठन किया गया। और ऐसे प्रथम भारत के वायसराय कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। तो इसे आप लोग याद रख लेंगे। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1858 में। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष जो है ब्रिटिश शासन स्थापित हो गए। कंपनी का शासन 2 अगस्त 1858 को समाप्त हो गए थे, इसलिए 1858 से हम डायरेक्ट ले लेंगे प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। इसके बाद जो कंपनी के द्वारा कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा निदेशक कोड, नियंत्रण बोर्ड, इसको समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन समाप्त कर दिए गए, डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन हो गया और भारत के सचिव पद बनाए गए लंदन के अंतर्गत। और साथ साथ एक नई पद का सृजन किए गए जो भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक सभी कार्यों का मेन हुआ करते थे, और वह कौन थे? भारत का वायसराय। इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल का पद था। तो ये चीजें आप लोग याद रख लेंगे।